हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन और आपके एग्जाम को लेकर, जो कि ट्रेंडिंग एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देता है, तो आपके लिए ये काफी रिविजनेबल आपको से प्रैक्टिस होगा। रिविजन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला एग्जाम के लिए आपको अलग से जीके जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इसका रेगुलर रिवीजन करते हैं तो अभी तक 89 सेट हो चुका है, इसे मिलाकर इसके पहले का भी सेट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो बिहार के बीपीएससी एग्जाम पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा एग्जाम पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार सिविल कोर्ट आने वाला एग्जाम जो सिविल कोर्ट का होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार पुलिस तथा रेलवे और एसएससी सीजीएल एमटीएस इत्यादि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो आप इसे केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यह क्वेश्चन यूजफुल हो सकता है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अगर देखते हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिएगा कोई भी अपडेट के लिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन गति के द्वितीय समीकरण है? गति विषयक द्वितीय समीकरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। समझेंगे गति के नियम कौन कौन से दिए हुए हैं और गति के कौन कितने समीकरण होते हैं। तो ध्यान देंगे, गैलीलियो के गति विषयक नियम के अंतर्गत 4 समीकरण दिए गए हैं, यानी गति के संबंध में 4 समीकरण का प्रतिपादन किया गया है। चारों समीकरण को आप क्रमबद्ध याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे कि पहला में कौन है, दूसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, चौथा में कौन है। जनरली सभी को याद है, लेकिन क्रम से पहला समीकरण कौन है, दूसरा समीकरण कौन है, इस तरीका से आप याद रखेंगे। तो पहला समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस at, पहला समीकरण है। जबकि दूसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। तीसरा समीकरण sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 होता है। और चौथे समीकरण में दिया गया है s बराबर u की प्लस हाफ at स्क्वायर के रूप में चौथा समीकरण है। अब ध्यान देंगे तीसरे समीकरण में जो sn है, यह sn क्या होता है? sn वस्तु द्वारा nवें सेकेंड के लिए, जो कि आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी होता है जिसे sn के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आपका है द्वितीय समीकरण कौन सा है? तो द्वितीय समीकरण जो है वो गति विषयक के नियम के बारे में, तो v स्क्वायर बराबर u, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखेंगे ऑप्शन में किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ध्यान देंगे। अच्छा यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देंगे, v बराबर u प्लस at, तो ये समीकरण फर्स्ट है गति के संबंध में। जबकि ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं तो s बराबर u t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन समीकरण नंबर 4 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिनुक क्या है? चिनुक क्या है, इसके आंसर के लिए एनालिसिस पर ध्यान देंगे। तो चिनुक जो है वो उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा, दोनों देश जो ध्रुवीय देश है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे शीत ऋतु में, ये पॉइंट याद रखेंगे, एक एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वैसे हर एक पॉइंट आपको उतने ही पॉइंटेड करके हम लिखे हैं जितना कि आपको जरूरी है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए और आपके एग्जाम के आंसर के लिए। तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यह शीत ऋतु में, चिनुक जो है वो शीत ऋतु में चलने वाला एक गर्म स्थानीय पवन होता है। गर्म पवन है और स्थानीय पवन का उदाहरण है। इस चिनुक शब्द का अर्थ होता है हिमभक्षी। अब हिमभक्षी कैसे, जो समझेंगे, इसके चलने से मैदानी भाग में जो बर्फ की मोटी मोटी परत, चूंकि शीत ऋतु में चलती है, अब शीत ऋतु में क्या होता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में मैदानी भाग में जो बर्फ का मोटा मोटा परत जम गया होता है, तो यह एक गर्म स्थानीय पवन है। अब यह गर्म है जिसके कारण से वह मोटी परतें जो बर्फ की होती है उसे यह गर्मी के कारण पिघला देता है और धीरे धीरे पिघलने लग जाता है जब यह चलता है तो, और मौसम जो है वो सुहाना हो जाता है इस पवन के चलने से। यही कारण है कि इसे सुहाने मौसम का प्रतीक के रूप में इस पवन को जाना जाता है, चिनुक को।
जबकि ऑप्शन में ही दिया हुआ है फॉन के बारे में भी आपसे पूछा है। फॉन जो है यूरोप में आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे शीत ऋतु में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो स्विट्जरलैंड में देखने को पड़ता है। अतः स्विट्जरलैंड में इस पवन को यानी फॉन को जलवायु मरुद्वान भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो स्पेन की गर्म स्थानीय पवन को लेवे कहा जाता है और स्पेन के ही ठंडी स्थानीय पवन को मिस्ट्रल कहा जाता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण एवं शुष्क पवन होता है चिनूक, जो कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहली पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया गया था? इसके आंसर को देखने के लिए एनालिसिस पर चलेंगे हम लोग। पंचायती राज्य प्रणाली जो है वो आधुनिक भारत में प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिला, इतना तो सबको याद है, राजस्थान के नागौर जिला, अब गांव भी याद रखेंगे, बगधरी गांव में, नागौर जिला के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। जबकि इस पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश, जहां 11 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर के दिन 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक जो है भारत में वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 ईस्वी में आया था, बलवंत राय मेहता के सिफारिश के आधार पर ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में त्रिस्तरीय के रूप में शामिल किया गया था। पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो भी ध्यान रखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर। यह एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर पंचायती राज्य व्यवस्था को वर्तमान स्थिति देखा जाए तो हमारे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 और 243 के क से लेकर न तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक रूप से जोड़ा गया है। संविधान में ही अनुसूची 11 को वर्णित करके पंचायती राज्य व्यवस्था को अनुसूची 11 में भी चर्चा किया गया है। भारत में पहली बार पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। यानी क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक किसका होता है जरा ध्यान लेंगे। और गलनांक किसे कहा जाता है? गलनांक यानी द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पिघलकर ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया। अब यह जो ठोस अवस्था है वो द्रव्य अवस्था में बदलता है कोई निश्चित तापमान पर, और उसी निश्चित तापमान को गलनांक कहा जाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर? अब सोना का देख लेते हैं। सोना का द्रव्यमांक या गलनांक जो होता है वो 1063 डिग्री सी पर वह ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, तो इसका गलनांक 1063 डिग्री सेल्सियस हुआ। जबकि इसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है। तो अगर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर ले जाएंगे सोना को तो सोना खौलना शुरू कर देता है। जबकि सोना का विशिष्ट घनत्व 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी के द्रव्यमांक की बात करें या गलनांक की बात करें तो 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक की बात करें तो 2162 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसके विशिष्ट घनत्व 10.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पारा का द्रव्यनांक या गलनांक की बात करें तो 38.83 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पारा जो है वो पूरी तरीका से गल जाता है, द्रव्य अवस्था में परिणत हो जाता है। जबकि पारा का क्वथनांक की बात करें तो 356.7 डिग्री सेल्सियस होता है और विशिष्ट घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तांबा का द्रव्यनांक या गलनांक की बात करें तो 1085 डिग्री सी यानी 1085 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तांबा जो है वो ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिणत हो जाता है
और इसका क्वथनांक 2562 डिग्री सेल्सियस होता है तथा तांबा का विशिष्ट घनत्व 8.96 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो सबसे कम गलनांक जो हुआ वो आपका सही आंसर में जाएगा पारा, सबसे कम गलनांक, क्योंकि पारा 38.83 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही ठोस से द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कहां हुआ था? जरा ध्यान देंगे, यह हुआ था बेल्लौर, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में तमिलनाडु का क्षेत्र है। अब देखेंगे यह जो विद्रोह है, आप जल्दबाजी में इसको क्या करेंगे कि बैरकपुर मार के चले आएंगे, क्योंकि बैरकपुर छावनी से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप समझेंगे कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह बेल्लौर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। यह विद्रोह जो है वो 10 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य, उस समय लेकिन तत्कालीन जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्र है, शहर बेल्लौर में हुआ था। यह विद्रोह एक दिन पूरे चला था, यानी पूर्ण एक दिन तक चला था। इसके दौरान विद्रोहियों ने बेल्लौर किले पर कब्जा कर लिया था और 200 ब्रिटिश सैनिकों को भी मार गिराया था। इसका तत्कालिक कारण क्या था कि मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि एक सिपाही ड्रेस कोड लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय सत्ता के द्वारा, इंग्लिश सत्ता के द्वारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक सिपाही ड्रेस कोड को लाया गया था नवंबर 1805 ईस्वी में। और ध्यान देंगे, इस सिपाही ड्रेस कोड में बहुत सारा बदलाव किया गया था, जैसे कि हिंदियों को उनके माथे पर तिलक लगाने तथा धार्मिक वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया था और मुस्लिमों को अपनी दाढ़ी और अपने मूछों को ट्रिम करना यानी उसे काटना जरूरी कर दिया गया था। इसी को लेकर भारतीय सिपाही जो है वह उग्र हो गए और हिंसक विद्रोह किया था 10 जुलाई 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? पहली फीचर फिल्म दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में तैयार की थी। अब देखेंगे दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 ईस्वी को बंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म, जो कि भारत की पहली फिल्म भी थी, भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म भी थी, जो राजा हरिश्चंद्र थी, और यह एक मूक फिल्म थी, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का वॉल्यूम यानी आवाज नहीं दिया गया था। अतः दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा सहित भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। आलम आरा की बात करें, जिसका मतलब होता है विश्व की रोशनी, यह 1931 ईस्वी में भारत की पहली बोलती फिल्म, जिसके निर्देशक आरदेशीर ईरानी थे, इनके द्वारा निर्देशित किया गया था। जबकि भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, जिसे 1937 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटेड बातों को जरूर याद रखेंगे। पॉइंटेड चीजों को हम आपको उतना ही आंसर देने का प्रयास किए जितना कि आपको उसके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए चाहिए होता है। इसलिए कहते बार बार कि पूरे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, शुरू से अंतिम तक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये यूपी के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन इसमें 2 संस्था काम किया है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से लखनऊ में किया गया। और यह राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 जो था वो 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के रूप में था, जो 10 को और 11 अप्रैल 2023 को आयोजन किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, विटामिन ए है कि विटामिन सी? संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, लेकिन घाव भरने में मदद करेगा विटामिन सी। जरा एनालिसिस को देखेंगे। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है, यही से आपका आंसर निकल जाता है। अगर आप होशियार हैं तो आंसर आपका यही से निकलता है, विटामिन ए को ही प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। अतः
यह विटामिन ए जो होता है वह रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है, क्योंकि प्रतिरक्षी है, रोगों के संक्रमण होने से यह रक्षा करता है। साथ ही शरीर के वृद्धि में सहायता और शरीर के उपकला ऊतक, जिसे इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, इसको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करेगा तो एक जेरोफेटॉल के नाम से जाना जाता है। जेरोफाइटॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और इसका अणुसूत्र की बात करें तो C20H29OH होता है। विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत पुल्ली पड़ जाना तथा दृष्टि समाप्त हो जाना इत्यादि डिजीज या रोग उत्पन्न हो सकता है विटामिन ए की कमी से। ध्यान रखेंगे, नोट में लिखा हुआ है विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। तो सही आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रभावित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। कि कह क्या रहा है? तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित जितना भी कार्य किया जाता है वो तो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। क्लियर? और वह जो है दस्तावेज जो राष्ट्रपति से किया जाएगा तो प्रभावित किए जाएंगे किसके द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया गया है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा नियमों में यही निर्दिष्ट किया गया है। जरा समझेंगे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 77 की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 77 क्या है? तो इसके तहत भारत के सरकार के कार्यों का संचालन का नियम की चर्चा अनुच्छेद 77 में किया गया है कि भारत सरकार अपने कार्यों का संचालन कैसे करेगा, किसके नाम से करेगा, इस सब की चर्चा अनुच्छेद 77 में किया गया है। तो देखेंगे क्या कहा गया अनुच्छेद 1977 में। पहला पॉइंट कहा गया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जितना भी होगा सभी राष्ट्रपति के नाम से होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेश, मतलब राष्ट्रपति के नाम से जो भी काम किए जाते हैं और निष्पादित किए गए आदेश जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है वो और अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा ऐसी स्थिति के लिए बनाए गए किसी नियम के अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए। यानी कोई भी नियम जो बनेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रमाणित होना जरूरी होगा और किसी दस्तावेज की वैधता अगर ठीक से प्रमाणित हो चुकी है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रमाणित हो चुकी है, तो इस आधार पर विवादास्पद वह नहीं माना जा सकता है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं बनाया गया। क्योंकि भाई रे, राष्ट्रपति के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है, तो बाद में अगर किसी भी प्रकार का विवाद उस मामले में होगा, उस अधिनियम पर किसी भी प्रकार का विवाद होगा, तो उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति द्वारा इसे नहीं बनाया गया था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही तो प्रमाणित हुआ था। इसकी चर्चा अनुच्छेद 77 में कहा गया है। क्लियर? तीसरी बात है, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक संचालन के साथ साथ मंत्रियों के बीच कथित व्यापार के वितरण के लिए कार्य का दिशा निर्देश जारी करेंगे। ये भी 77 में किया गया। इस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो अपने कार्यपालिका कार्य का संचालन करती है। सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं। देखेंगे, टू लाइव्स विक्रम सेठ के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, जैसे द गोल्डन गेट जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अ सुटेबल बॉय 1993 ईस्वी में, सॉनेट और इन इक्वल म्यूजिक जो है 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक को किस नाम से जानी जाती है? अब देख लेंगे सभी कटक कौन कौन से हैं जो आपके ऑप्शन में दिए हुए। एनालिसिस पर ध्यान देंगे। हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण से अंटार्कटिक तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। अब उत्तर से दक्षिण दिशा में इसी कटक को, मध्यवर्ती कटक जो है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? जरा ध्यान देंगे। जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है, उत्तर से आ रहे हैं सबसे उत्तर में,
तो जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है, इस भाग को लंका द्वीप चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो होता है, दक्षिणी अक्षांश में चलेंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे तो इसका नाम चैगोस सेंटा पॉल कटक हो जाता है। जबकि चौड़ाई भी, जिसकी चौड़ाई चैगोस सेंटा पॉल कटक की चौड़ाई जो है वो 320 किलोमीटर पाई जाती है और दक्षिण में जाने पर 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस कटक की चौड़ाई 1600 किलोमीटर तक हो जाती है। और जब 1600 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है तो इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से यह पठार के रूप में संबोधित किया जाता है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार। अब चलेंगे अगर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के और दक्षिण में चलेंगे तो इस कटक की दो शाखाएं हो जाती है। पश्चिम में कारबुलेन गॉसबर्ग कटक इसे कहा जाता है। 50 डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश पे चलेंगे तो दो भाग में बट गया, एक पश्चिम भाग में और एक दूसरा पूर्वी शाखा हो जाता है। तो पश्चिम वाले शाखा को कारबुलेन गॉसबर्ग कटक कहा जाता है, जो कि 48 से लेकर 63 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तारित होता है। जबकि पूर्वी शाखा इसी का है इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से जाना जाता है पूर्वी शाखा को। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा चैगोस लेकाडीव कटक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। क्लियर? इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से भी इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? रॉबर्ट ब्रूस को पूर्व पाषाण कालीन अवशेष के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। जरा एनालिसिस पर ध्यान देंगे तो रॉबर्ट ब्रूस जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूतत्ववेत्ता थे, इन्होंने तमिलनाडु में पल्लवरम नामक स्थान के कैटराइट ग्रेवल से प्रथम वास्तविक पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो कि 13 मई 1863 ईस्वी को उठाया था। पहला पूर्व पाषाणकालीन उपकरण को 13 मई 1863 ईस्वी को, इसलिए वे भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, रॉबर्ट ब्रूस। इन्होंने देश के विभिन्न भागों में बहुत अधिक संख्या में प्रशस्त उपकरणों का मात्र संकलन ही नहीं किया, अपितु इनका विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है। तो कब? 1863 ईस्वी में 13 मई के दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश इसमें से कौन है? वो है तिब्बत। अब ये फ्रीडम हाउस इंडेक्स कौन जारी करता है? जरा ध्यान देंगे, ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस ने 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है, जिससे तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आजाद देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फ्रीडम हाउस दुनिया भर में मानव स्वतंत्रता के वैश्विक प्रहरी के रूप में 9 मार्च को फ्रीडम इन द वर्ल्ड वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करता है। कौन? फ्रीडम हाउस जारी करता है, जिसे पूरा रूप में देखें तो ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया भर में मानव स्वतंत्रता के वैश्विक प्रहरी को 9 मार्च को प्रत्येक वर्ष फ्रीडम इन द वर्ल्ड वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। और इस बार 2023 में सबसे कम स्वतंत्र देश जो है वो तिब्बत है, कम रैंक वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा में समान स्थान का दर्जा प्राप्त है? यानी चुनाव क्षेत्र समान है। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य है जहां लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं वर्तमान समय में, जो कि अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से ही बनती है। अब जरा गौर कीजिएगा, 2020 से पहले यह संख्या, लोकसभा के संख्या जो थी वो 545 थी। क्लियर? परंतु राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। तो अब सीट कैगो बच गया? 543। पहले था 545 को 2020 से पहले, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था।
लेकिन अब यह 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा 2020 में समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन सदस्य को। अब जरा ध्यान देंगे, बराबर लोकसभा वाले सदस्य राज्य जो हो जाएंगे वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जहां से 25-25 लोकसभा सदस्य होते हैं। झारखंड और असम में 14-14 लोकसभा सदस्य। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा से 2-2, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम से 1-1 बराबर लोकसभा वाले राज्य के बारे में हमने चर्चा किया है। ध्यान देंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे तो चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी से 1-1 लोकसभा सदस्य हैं। इसके अलावा दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 तथा दादर नागर हवेली और दमन एवं द्वीप से 2 लोकसभा निर्वाचित सदस्य थे हैं। पहले यह 1-1 थे, दादर नागर हवेली जब एक था और दमन और द्वीप अलग था तो 1-1 सदस्य यहाँ से थे, लेकिन जब अब दोनों म्यूचुअल हो चुका है तो यहाँ से 2 लोकसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो सही आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ से 25 यहाँ से भी और 25 यहाँ से भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाले जो ईंधन होंगे उसमें सीसा की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन किसको कहेंगे, जरा समझिएगा। सीसे की मात्रा जो है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है। अब ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं, ऑक्टेन है क्या? तो ऑक्टेन संख्या या अपस्फोटन या अंग्रेजी में इसी को नॉकिंग कहा जाता है। होता क्या है कि ऐसे ईंधन जिसमें ऊष्मा पूर्णतः कार्ब में परिणत न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है, यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है, जो कि बेकार होती है। वो ऊर्जा तो बेकार हो गई। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो सारा एनर्जी तो अपना ध्वनि के रूप में खत्म कर देंगे, तो इसे उचित नहीं माना जाता है। अपस्फोटन कम करने के लिए आप ध्यान देंगे तो जब ज्यादा स्फोटन, जिसका अपस्फोटन दर जिस ईंधन का ज्यादा होगा उसको उचित नहीं माना जाएगा, तो जिसका अपस्फोटन दर कम होगा वो ईंधन उपयोग करने के लिए उपयुक्त होगा। अब ईंधन जिसका अपस्फोटन रोधी दर ज्यादा है उसको कम करने के लिए ऐसे ईंधन में अपस्फोटक रोधी यौगिक को मिला दिया जाता है, और सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड होता है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। जिसका अपस्फोटन कम होगा वो उत्तम माना जाएगा और उसका ऑक्टेन संख्या अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, पद का ईमानदारी से निष्पादित करेंगे हम, बिल्कुल सही है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करेंगे, बिल्कुल सही है। संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करेंगे, बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन सभी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। अब जरा देखेंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे उनके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप एकदम VVI क्वेश्चन मानेंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब जरा ध्यान देंगे, इसके दर्जा मिलने से वर्तमान समय में भारत में राजनीतिक पार्टियां कौन कौन है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान समय में देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो गए हैं। आप जो है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को की गई थी और इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को इसी वर्ष दिया गया, इसी महीने। जबकि देखेंगे दूसरा राजनीतिक पार्टी जो है जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीयता का दर्जा हासिल है, तो बीजेपी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था
और इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1980 से 1984 ईस्वी में दिया गया। तीसरा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। स्थापना कांग्रेस का 1885 ईस्वी में, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1952 ईस्वी में मिला था। जबकि चौथे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखेंगे नेशनल पीपल्स पार्टी है, एनपीपी जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 2013 को की गई थी और इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2019 में दिया गया था। जबकि पांचवें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीएसपी जिसे बसपा कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, यानी बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में होती है। बीएसपी की स्थापना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2004 में दिया गया था। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में होती है और इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 ईस्वी में दिया गया था। जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का कौन कौन सा नियम होता है। तो पहला नियम है, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% मत हासिल करना जरूरी होगा, पहली बात। दूसरी बात है, लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीटें कम से कम 3 राज्य में जरूर मिला होना चाहिए उस पार्टी को। और तीसरा नियम यह है कि पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल होना बहुत ही जरूरी होता है, तब इसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में वर्णित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है। जरा ध्यान दीजिएगा एनालिसिस पर। लिम्फोसाइट्स, यह कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु यानी ल्यूकोसाइट होती है। यह श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या का 20 से 30% होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एचआईवी विषाणु इसी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है और प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर कर देता है। तो रोग प्रतिकारकों की उत्पत्ति जो करने वाला सेल है वो है लिम्फोसाइट सेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के आर्थिक सुधार के भाग इसमें से नहीं है। तो जरा देखेंगे कि द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन का आर्थिक सुधार क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, न्यायिक प्रणाली यानी जुडिशियल सिस्टम में हुए सुधारों को छोड़कर, जो भी जुडिशियल प्रणाली में सुधार हुआ उसको छोड़कर से सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी के भाग हैं। इस सुधार का उद्देश्य समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि इस न्यायिक प्रणाली की सुधार को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी ऑप्शन जो है वो आपके द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे कि तेल के क्षेत्र के सुधार में, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार में, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थानों के सुधार, ये सभी द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वर्तमान समय में भारत तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, दिवालिया कानून तथा मुद्रा बैंक का गठन आदि शामिल किया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अभी जो स्थिति है वो तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत आ गया है और इस तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार में वस्तु एवं सेवा कर, दिवालिया कानून तथा मुद्रा बैंक का गठन शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह-ए-कूल की नीति अपनाई थी। तो देखेंगे, सुलह-ए-कूल की नीति मुगल सम्राट अकबर के द्वारा तैयार की गई थी और 1570 ईस्वी के दशक के दौरान उलेमा ब्राह्मण रोमन पुजारियों के साथ धर्म पर चर्चा शुरू की, जो रोमन कैथोलिक और जेरोस्ट्रियन थे। इसने अकबर को सुलह-ए-कूल या सार्वभौमिक शांति के विचार के लिए प्रेरित किया। सुलह-ए-कूल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, और इस प्रकार के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रेरित किया कौन कौन, तो रोमन कैथोलिक और जेरोस्ट्रियन ने चर्चा किया। रोमन पुजारियों ने कहा, उलेमाओं ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि सार्वभौमिक शांति के आधार पर आप सत्ता को स्थापित कीजिए और राजनीतिक की देखरेख कीजिए। तो अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में सुलह-ए-कूल के अनुरूप शासन व्यवस्था चलाने में अकबर की मदद किसने की थी, तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई के बारे में देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसका आणविक सूत्र की बात करें तो C29H50O2 होता है। यह वसा में विलेय विटामिन होता है और इस विटामिन को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है और प्रजनन शक्ति क्षीण हो सकती है। विटामिन ई की स्रोत की चर्चा करें तो अंकुरित जितना भी प्रकार का दाना होता है, बीज होता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस, ये सभी जो होते हैं वो विटामिन ई के स्रोत होते हैं। क्लियर? तो यह किसके क्रियाओं के लिए? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन ई जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आया है, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान आपको निकालना है। अब देखेंगे दिया हुआ क्या है भाई, तो F यानी फोकस दूरी आपका दिया हुआ है। फोकस बराबर कितना है? तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि अब देखेंगे दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है, तो अपने मर्जी से इसको -6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? U दिया हुआ है, यानी वस्तु की दूरी, और अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में, -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? और आपको निकालना है आवर्धन, और आवर्धन का फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र के अनुसार आवर्धन बराबर यानी m बराबर होता है -v/u। यही m यानी आवर्धन बराबर होता है। तो v जब मान ज्ञात रहेगा तभी तो आवर्धन निकलेगा। तो v को हम रखेंगे कि v यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है जरा देखेंगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये आपका होता है दर्पण सूत्र। इसके अनुसार मान बैठाएंगे तो आपका मान आएगा 1/-6 बराबर 1/v तो निकालना है और प्लस 1/-24 हो जाएगा। तो 1/v को हम उधर ही रख लेंगे तो 1/-6 हो जाएगा, और इधर माइनस है, प्लस माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/24 बराबर 1/v। क्लियर? अब 24 को अगर एलसीएम ले लेंगे तो 6×4 = माइनस में हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1/v। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे 1/v अगर देखेंगे बराबर आपका क्या आ गया, तो -3/24 आ गया। इसको काटेंगे तो 8×3 = 24। कहने का मतलब है कि v का मान जो आपका आ गया वो आ गया -8 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकाल लेंगे m बराबर कहता ही है -v/u, तो -8 बट्टा u का मान आपका दिया हुआ है -24। क्लियर? माइनस से माइनस कट गया, 8×3 = 24 आ गया आपका। अतः m बराबर जो आ गया वो आ गया आपका 1/3। अब हालांकि माइनस में आया, लेकिन आवर्धन अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अतः 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनता है? तो वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में पूछा है कि बृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन किसके कारण होता है? तो भूपृष्ठ जल पर हवा के घर्षण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खीहाइटिस सचिक्रम जो है वो क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने खीहाइटिस का सचिकारुण
नामक एक नए समुद्री सरीसृप की खोज किया है। नए समुद्री सरीसृप की खोज किया है। अब देखेंगे कि हाइटिस्कू का आशय तेज काटने वाले उस जीव से है जिसे मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र की एक स्थानीय भाषा में यह नाम दिया गया है। यहाँ इसके जीवाश्म पाए गए थे और इसका नाम प्राचीन मुइस्का संस्कृति यानी मुइस्का कल्चर का सम्मान करने के लिए रखा गया है, जो वहां सहस्त्राब्दियों से मौजूद थी। इस संरक्षित जीवाश्म की खोपड़ी 1 मीटर लंबी, जो अंतिम जीवित इच्थियोसौर में से एक माना जाता है। प्राचीन जानवर जो जीवित स्वार्ड फिश की तरह दिखाई देते हैं, वही होता है क्या हुस्टिकुसुका सचिकारुन। नाम भी ऐसा है कि बोलने में डिफिकल्ट होता है। तो इसका क्या ह्यूटिसुका सचिकारुन जो है वो एक प्रकार का समुद्री सरीसृप है जिसकी खोज की गई है कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जरा ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1929 ईस्वी को अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की मांग की और 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथा की शुरुआत हो गई। यही है लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, आयोडीन मान का प्रयोग बसीय अम्लों में असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम को बीज विधि के नाम से भी जाना जाता है। घोल में स्टार्च की मात्रा का पता लगाना है तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा घोल में स्टार्च होने पर आयोडीन नीले या काले रंग में बदल जाता है। सकारात्मक आयोडीन परिणाम स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है, जिसमें रंग बैंगनी से काला हो जाता है। क्लियर? दोनों पॉइंट को याद रखिए। आयोडीन मान का प्रयोग बसीय अम्लों में असंतृप्त की मात्रा को यानी अनसेचुरेशन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्लियर? सही आंसर होगा तेल में असंतृप्तता का पता लगाने के लिए आयोडीन मान टेस्ट का प्रयोग किया था, जिसे बीज विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? तो सरदार पटेल थे। जरा इसका एनालिसिस पर ध्यान देंगे। 23 अप्रैल 1947 ईस्वी में मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पत्र पर विचार किया गया, जिसके लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम बताना है। जरा ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व का घटता हुआ क्रम यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला और उसके बाद कम, इस तरफ घटते हुए क्रम में सजाना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखेंगे जनसंख्या घनत्व के आधार पर शिवहर जो है बिहार का, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। 1880 व्यक्ति प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ निवास करते हैं। दूसरा है पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा वैशाली और पांचवा बेगूसराय है। जबकि देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाला, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला में आ जाएगा, वो है कैमूर यानी भभुआ, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास का स्थान आता है। और इस सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला में आ जाता है। क्लियर? तो आपका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? आपका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना है, उसके बाद दरभंगा का नाम, उसके बाद वैशाली, उसके बाद बेगूसराय। हालांकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, शिवहर जिला में 1880 है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई जो है वो 545 किलोमीटर
कुल लंबाई है। जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 545 किलोमीटर, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई अगर आपसे पूछेगा तो 483 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड के बीच है। जबकि ध्यान दीजिएगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछेगा तो 83 19 50 यानी 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के बीच स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबाडोस कहां पर स्थित है? जरा एनालिसिस पर ध्यान देंगे। बारबाडोस दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है जो 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रिज टाउन बारबाडोस की राजधानी है और वहां का सबसे बड़ा नगर भी है। एवं अगर बात किया जाए बारबाडोस के मुद्रा की तो बारबाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बारबाडोस जो है वो अंग्रेजी सत्ता से स्वतंत्र 1966 ईस्वी में हो गया था। इसके पड़ोसियों में उत्तर में सेंट लूसिया, पश्चिम में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा दक्षिण में त्रिनिदाद एवं टोबैको को शामिल किया जाता है। तो बारबाडोस जो है वो दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में पाया जाने वाला एक छोटा सा देश है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उस शॉर्टकट कुंजी का नाम है Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। जबकि और भी शॉर्टकट कुंजी जो ऑप्शन में दिया हुआ है, Ctrl+N की बात करें तो नया वर्क बुक खोलना Ctrl+N शॉर्टकट की होता है। अगर Ctrl+G की बात करें तो किसी विशेष सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+G होता है और वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने को Ctrl+D के द्वारा शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विंडोज को बंद करना है तो Ctrl+Windows को दबाएंगे और पहले से बनाए गए वर्क बुक को खोलना है तो Ctrl+O को शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? बक्सर पक्षी विहार जो है वो लालसर पक्षी संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है। लालसर एक पक्षी होता है, जरा ध्यान देंगे। लालसर पक्षी का संबंध जो है वो बक्सर पक्षी विहार से है जो बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। इसके अलावा गोगाबिल पक्षी विहार जो है बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जबकि कांवर पक्षी विहार जो है वो बिहार के बेगूसराय में स्थित है और सरैया मन पक्षी विहार जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक दशक के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है? तो वो युद्धाभ्यास जो होगा वो जरा ध्यान देंगे तो फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस के साथ यूएसए सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। यह युद्धाभ्यास फिलीपींस के साथ शुरू किया जा रहा है। इसमें लाइव फायर अभ्यास भी शामिल किया जाएगा। इसमें दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलडमरू, मध्य में पानी में नाव डुबाने वाले रॉकेट हमला को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चेरनोजम एक तरफ मृदा वर्ग दिया हुआ है, मिट्टी का वर्ग दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके जलवायु प्रवृत्ति दिया हुआ है, यानी किस जलवायु क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। चेरनोजम जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। टेरा रोसा जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पोर्टजोल मिट्टी जो है वो शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है और सीरोजेम जो है वो उष्ण मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला मिट्टी है। तो ऑप्शन मिलता है आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का सबसे अनिवार्य घटक के रूप में जाना जाता है। जरा ध्यान देंगे, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही मिलकर बना होता है। सभी प्रोटीन का एक ही सूत्र होता है, एक ही फॉर्मूला होता है जो C400, H620, N100, ऑक्सीजन 120, P यानी फास्फोरस 1 और सल्फर 1 होता है। यही होता है प्रोटीन का आणविक सूत्र। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने 1838 ईस्वी में किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग का निर्माण
प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहले को सरल प्रोटीन, इस सरल प्रोटीन में एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन को शामिल किया जाता है। जबकि दूसरा प्रोटीन का प्रकार है संयुग्मी प्रोटीन, जिसके अंतर्गत क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को शामिल किया जाता है। तथा तीसरा प्रोटीन का प्रकार है व्युत्पन्न प्रोटीन, इसके अंतर्गत प्रोटीन्स, हिप्टोन तथा पेप्टाइड को शामिल किया जाता है। तो प्रोटीन से रिलेटेड सारी बातों को हमने आपके सामने रखा, इसे आप रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन इसमें से शामिल नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो अंतिम रूप से शामिल सरकार का हिस्सा नहीं थे। जरा ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। और इसके तहत मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री व्यक्ति थे और किस विभाग से संबंधित थे? जरा ध्यान दीजिएगा, इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्य परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जॉन मथाई के पास, शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी के पास, कार्य खान, यहाँ पे इसको खान सुधार करेंगे, कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय जो था वो CH भाभा के अंतर्गत था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और रेलवे मंत्रालय आसफ अली थे और श्रम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम के पास था। क्लियर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का स्थान कहीं भी नहीं था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया आपको, केंद्र में पहले देखेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी किस मिशन के आने के बाद? तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जरा ध्यान देंगे, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना भारत यानी दिल्ली आया तथा अपने प्रस्ताव को 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन योजना जो था वो एक 3 सदस्यीय कमेटी वाला एक योजना था, जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा A.B. अलेक्जेंडर जो एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर 3 सदस्यीय वाला एक योजना था कैबिनेट मिशन योजना। यह कैबिनेट मिशन योजना जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आता है और अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ वो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान, बिहार से क्वेश्चन रिलेटेड जोड़ेंगे, बिहार के बारे में क्वेश्चन है क्योंकि जितना भी आपको दिया हुआ है पहाड़ियां वो सभी बिहार की है। तो उत्तरी गंगा का मैदान बिहार में जो है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ियों के आसपास इर्द गिर्द मौजूद है। जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर, रामनगर दून, हरहा घाटी, ये सब पहाड़ियां जो है, सोमेश्वर पहाड़ी, रामनगर दून, हरहा घाटी, ये सभी पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। जबकि दक्षिणी गंगा के मैदान की बात करें तो पीर टारी, प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बराकर, राजगीर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी, खड़गपुर, जमालपुर, सभी पहाड़ियां जो है वो गंगा के दक्षिणी मैदान में स्थित पहाड़ियां है। क्लियर? तो बाकी का सभी ऑप्शन जो है, ऑप्शन 2, 3, 4 ये सभी गंगा के दक्षिणी मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों मनाया जाता है? तो भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है, इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत हो गई थी। युद्ध के अंत के बाद 9300 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
और तभी से 16 दिसंबर, अब यह विजयी प्राप्त जो हुआ था वो 16 दिसंबर को हुआ था 1971 ईस्वी को, तभी से 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल आईएसपी किस प्रकार के आईएसपी के साथ संलग्न है। अब ये क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर से, जरा देखेंगे। लोकल आईएसपी जो है वो रीजनल आईएसपी के साथ संलग्न है। अब ये आईएसपी क्या है, तो इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, सॉरी हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है नेशनल आईएसपी, जो अब नेशनल आईएसपी क्या होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था डायरेक्ट किसी इंटरनेट यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है, उसे ही नेशनल आईएसपी कहा जाता है। दूसरा होता है लोकल आईएसपी। यह लोकल आईएसपी जो है वो अलग अलग नेशनल आईएसपी को एक साथ जोड़कर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संघ बनता है इंटरनेट के क्षेत्र में, उसे ही लोकल आईएसपी कहा जाता है। रीजनल आईएसपी क्या होता है, तो अलग अलग लोकल आईएसपी कंबाइन होकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसे ही रीजनल आईएसपी कहा जाता है। जबकि चौथे आईएसपी का एग्जांपल है इंटरनेशनल आईएसपी। यह अलग अलग रीजनल आईएसपी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसे इंटरनेशनल आईएसपी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है लोकल आईएसपी किस प्रकार के आईएसपी के साथ संलग्न करता है, तो वो रीजनल आईएसपी, क्योंकि लोकल आईएसपी में देखेंगे अलग अलग नेशनल आईएसपी को एक साथ जोड़कर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। क्लियर, रीजनल आईएसपी के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का के साथ सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और एक तरफ उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। जरा समझने का प्रयास करेंगे इसका कौन सा मिलान सही हो सकता है। विटामिन B1 जो है वो थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। सॉरी, विटामिन B1 जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 जो है वो है थायमीन रासायनिक नाम, जबकि विटामिन B2 जो है वो ध्यान देंगे राइबोफ्लेविन के साथ। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम, और विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबालामाइन है। आंसर मिलता है 3, 4, 1, 2। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। जरा देखेंगे, भारत में फसल बीमा योजना गुजरात में, ये भी याद रखेंगे, भारत में फसल बीमा योजना गुजरात में 1972 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसे 1 अप्रैल 1985 ईस्वी से नियमित किया गया और व्यापक स्तर पर इसे अपनाया गया था। इसे व्यापक फसल बीमा योजना के नाम से या CCIS के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। वर्तमान समय में CCIS का स्थान ले लिया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2%, रबी पर 1.5% तथा बागवानी पर 5% फसलों के लिए प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। क्लियर, इसे नियमित कब किया गया, 1985 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, नियमित किया गया था। हालांकि इसका प्रारंभ गुजरात में 1972 ईस्वी में हो गया था, लेकिन व्यापक स्तर पर इसे नियमित किया गया 1985 ईस्वी में। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 1985, तो सही आंसर 1985 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। जरा देखेंगे ई अमृत पोर्टल क्या है। तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है 2021 में। ई अमृत पोर्टल क्या है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी आदि के बारे में समस्त भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिए जाते हैं। इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा, ये याद रखेंगे, नीति आयोग के द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। यह भारत ब्रिटेन का संयुक्त रोड मैप 2023 का भी एक हिस्सा है। क्लियर, तो यह जो है हम ई अमृत पोर्टल या इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक प्रकार का समझौता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है वो उत्तर प्रदेश के
कोल्डिहवा से मिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब जरा एनालिसिस को देखेंगे तो धान की खेती का पहला प्रमाण नवपाषाण काल में धान की खेती होने का पहला प्रमाण मिलता है। इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर कोल्डिहवा जो है महगड़ा तथा पंचोह उत्तर प्रदेश से मिला है। और यहाँ 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व में मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने के भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ धान की खेती होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? जरा देखेंगे आसियान का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है। आसियान कहते किसको है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया है। क्लियर? तो इसमें से कौन सा आपका नहीं है? तो श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, इसमें आसियान का वर्तमान यानी कि 15वें महासचिव के रूप में डॉक्टर काओ किम हॉर्न जो कंबोडिया के हैं, इन्होंने 10 जनवरी 2023 को पदभार संभाला है महासचिव का। डॉक्टर काओ किम हॉर्न आसियान के वर्तमान महासचिव है, जो कि 15वें महासचिव है। भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी जो बना, अब ऐसा नहीं कि इसका सदस्य बना, पूर्ण संवाद सहभागी यानी इसके संवाद में भाग ले सकता है 24 अगस्त 1996 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं किया जाता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है वो है कवक, को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जरा समझेंगे मोनेरा जगत क्या है। तो विटकर नामक विद्वान ने सभी जीवों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के रूप में बांटा था। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लैंटी, फंगी और एनिमेलिया को शामिल किया था। सभी जीवों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को बांटने के लिए 5 जगत में दिया, जिसमें मोनेरा एक पहला जगत था। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। अब प्रोकैरियोटिक जीव है तो केंद्रक का तो अभाव रहेगा ही रहेगा, और ऐसे ही जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा होता है। मोनेरा जगत के जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया होता है। कवक को मोनेरा के अंतर्गत में नहीं शामिल करके प्रोटिस्टा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो वो है गंडक नहर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे जरा सभी नहर के बारे में। बिहार नेपाल सीमा पर अवस्थित वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी पर एक बैराज बांध बनाकर इसके दाहिने तट से मुख्य पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है। क्लियर? तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे बाकी का। बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी द्वारा उत्पन्न बाढ़ संकट पर नियंत्रण तथा इस क्षेत्र को सिंचित करने के उद्देश्य से 1954 ईस्वी में नेपाल के साथ हुए समझौते के तहत कोसी नदी पर भीम नगर के समीप बांध बनाकर पश्चिमी कोसी तथा पूर्वी कोसी नहर का निर्माण किया गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी का आंसर। अब देखेंगे कोसी नहर प्रणाली से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया तथा अररिया जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अगला ऑप्शन पर देखेंगे तो डेहरी स्थित एनीकट में सोन नदी पर 1868 ईस्वी में नहर बनाने का कार्य शुरू हुआ और 1877 ईस्वी में जाके सोन नहर में पानी छोड़ दिया गया था। यानी सोन नहर का निर्माण 1868 ईस्वी में शुरू हुआ और 1877 ईस्वी में सोन नहर बनकर तैयार हो गया था। यह कहाँ स्थित है? डेहरी ऑन सोन में। अगला देखेंगे तो मसान जोर बांध जो है वो भारत के झारखंड राज्य के दुमका के पास मसान जोर में स्थित मयूराक्षी नदी पर बना जल विद्युत बांध है। इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी में मसान जोर बांध में ही बनाया गया है, इसलिए इसे मयूराक्षी नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना है जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? तो केकड़ों के लाखों प्रवास होते, केकड़ों के प्रवास के कारण जाना जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में लाल केकड़ों का वार्षिक प्रवास प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है। इस 1 से 2 सप्ताह की अवधि के दौरान लाखों लाल केकड़े ऑस्ट्रेलियाई द्वीपों से हिंद महासागर की ओर पलायन करने लग जाते हैं। प्रवास का उद्देश्य पानी के अंदर जाकर अंडे देना होता है और प्रजनन को संभव बनाना होता है। कहने का मतलब है कि लाल केकड़े जो होते हैं इस क्षेत्र में इसलिए प्रवास पर आते हैं क्योंकि पानी के अंदर वो अंडे देने में सक्षम हो पाते हैं, ताकि प्रजनन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके। प्रवास के इस मौसम में केकड़ों के आने और जाने के रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया जाता है ताकि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। आर्थिक विकास जो है वो सामान्यता किसके साथ युग्मित है? अपस्फीति, स्फीति, स्टैगफ्लेशन, अतिस्फीति। अब समझेंगे अपस्फीति क्या होता है। अपस्फीति का मतलब होता है मुद्रा संकुचन, मार्केट में तरलता की कमी हो जाना, मुद्रा की कमी हो जाना अपस्फीति कहलाता है। स्फीति क्या होता है? फैलाव, मुद्रा का मार्केट में तरलता की अधिकता हो जाना स्फीति कहलाता है। स्टैगफ्लेशन, अब मंदी के साथ साथ अब देखेंगे मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। और अति स्फीति क्या होता है? बहुत ज्यादा मार्केट में मुद्रा का फैलाव हो जाना। देखेंगे आर्थिक विकास जो है इनमें से किसके साथ सामान्यता युग्मित किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास के साथ समझेंगे, आर्थिक विकास के साथ साथ जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्रय करने लग जाते हैं और वस्तुओं की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण आर्थिक विकास को सामान्यता स्फीति का अब स्फीति की स्थिति कब उत्पन्न होगी? आर्थिक विकास तो तभी उत्पन्न होगा ना जब मार्केट में मुद्रा ज्यादा से ज्यादा फैलेगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। अब प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो मार्केट में मुद्रा ज्यादा होगा, सभी लोगों के पास मुद्रा होगा, तरलता होगा, जिसके कारण क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो सामान्यतः हम आर्थिक विकास को स्फीति के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर। अब और देखेंगे तो अब स्थिति की विपरीत स्थिति होती है। अब स्थिति का मतलब पता है ना, मार्केट में मुद्रा की कमी होना अब स्थिति कहलाता है। और स्थिति मार्केट में मुद्रा का बढ़ाव होना, फैलना। स्थिति का मतलब होता है फैलाव, अब स्थिति का मतलब संकुचन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा फारसी भाषा निर्जातीय समूह है जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? ये है अफगानिस्तान के मूल निवासी जो हजारा एक निर्जातीय समूह है और फारसी भाषा का उपयोग करता है। देखेंगे यह निर्जातीय समूह क्या होता है, तो एक ऐसा साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक समूह जो किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान लिया जा सके। समाज शास्त्री इस स्तर पर इसे समूह नहीं मानते हैं, इसे कोई ग्रुप नहीं मानते हैं। यह मात्र व्यक्तियों का एक समूह होता है, समाज शास्त्री ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह केवल भाषाई आधार पर अपने आप को अन्य लोगों से अलग मानते हैं ये लोग, तो इस कारण से इसे एक समूह नहीं माना जाता है बल्कि एक मात्र व्यक्तियों का समूह माना जाता है। हजारा जो है वो अफगानिस्तान की फारसी भाषा बोलने वाली एक निर्जातीय समूह की मूल निवासी है। कहाँ की? अफगानिस्तान की। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, पूरा का पूरा रिवीजन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से PDF जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।